Hello everyone. Let's start new topic in fixed income, that is yield and yield measures of floating rate instruments and money market instruments. क्या पढ़ने वाले हम इस टॉपिक में? आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स वैल्यूएशंस। अगर हमें रिक्वायर्ड मार्जिन और डिस्काउंट मार्जिन एंड कोटेड मार्जिन गिवन है तो कैसे फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट का हम वैल्यूएशन करेंगे। एंड सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट मार्जिन अगर हमें फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट की प्राइसेस अवेलेबल है, गिवन द प्राइसेस ऑफ फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल। यहां पर रिलेशनशिप भी देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोटेड मार्जिन एंड डिस्काउंट मार्जिन। तो ये टर्म्स करें उससे पहले वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट आर द वेरिएबल रेट नोट्स। वेरिएबल रेट डेट वहां पर जहां पर आपका जो कूपन अमाउंट है वो मार्केट के रेफरेंस रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो रही है तो आपका कूपन इनकम ऑन योर डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कूपन इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसका इंपैक्ट ये होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड यील्ड है एंड व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज मैचिंग। तो आपके यहां पर जो इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क रहता है कि हम मार्केट के बराबर इंटरेस्ट रेट्स के बराबर अर्न कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट रिस्क गोज डाउन। यहां पर ये कैसे इंटरेस्ट रेट को रिस्क को रिड्यूस करते हैं, यहां पर ये जो इंटरेस्ट रेट कूपन रेट जो हमने बात की ये पीरियोडिकली रीसेट हो रहा था और हमने इसके कुछ वेराइटीज देखे। सबसे पहले नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट्स जहां पर कूपन रेट वाज इक्वल्स टू MRR, दैट इज मार्केट रेफरेंस रेट। किसी रेफरेंस को बेस बना के यहां पर यूज किया जाएगा, प्लस सम स्प्रेड, कांस्टेंट क्रेडिट स्प्रेड विल बी एडेड। व्हाई दिस कांस्टेंट क्रेडिट स्प्रेड इज एडेड? बिकॉज जो बेंचमार्क आपने यूज किया है MRR के लिए, मार्केट रेफरेंस रेट के लिए, उसका और आप जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, उस कंपनी के रिस्क में डिफरेंस हो सकता है क्रेडिट रिस्क में। हम यहां मार्केट रेफरेंस रेट में अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स ले रहे हैं तो वो तो रिस्क फ्री हो जाएगा। तो यहां पर हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर एक्स्ट्रा रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, तो हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। दैट एक्स्ट्रा रिटर्न इज कॉल्ड एज क्रेडिट स्प्रेड। और वही क्रेडिट स्प्रेड कूपन में स्टार्ट से ही ऐड कर दिएंगे। एंड दिस, ये जो एडिशन हुआ है क्रेडिट स्प्रेड का, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टेन्योर। कुछ और भी स्पेशल वैरायटी के देखे थे, स्टेप अप बॉन्ड जहां पर एक कांस्टेंट मार्जिन से आपका कूपन रेट इंक्रीज हो रहा है। ऑफ कोर्स बेस कूपन रेट है लेकिन यहां पर एक कांस्टेंट मार्जिन से आपकी इनकम इंक्रीज होगी। क्रेडिट लिंक नोट में हमारा MRR भी चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली रीसेट हो रहा है, और जब जब इशूअर की क्रेडिट रिस्क चेंज हो रही है तो क्रेडिट स्प्रेड भी चेंज हो रहा है। और इसके लिए हमने देखा था कि हम यहां पर क्रेडिट रेटिंग का यूज कर सकते हैं टू असेस व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर इशूअर। पेमेंट इन काइंड में हमारा कूपन कंटिन्यूअसली ऐड होता रहेगा प्रिंसिपल में और कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे ही पूरा अमाउंट मिलेगा। और फिर हमने टिप्स के बारे में भी बात की, यूएस ट्रेजरी, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, जहां पर हमने कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और इंटरेस्ट इंडेक्स बॉन्ड, कुछ अलग अलग बातें। हम यहां पर काम कर रहे हैं नॉर्मल FRN पे, जहां पर कूपन रेट इज इक्वल्स टू सम MRR, मार्केट रेफरेंस रेट, प्लस सम कांस्टेंट क्रेडिट स्प्रेड इज देयर, जो कि बिगिनिंग से ही डिसाइड हो जाएगा। बॉन्ड जब इशू होगा तभी से वो कांस्टेंट क्रेडिट स्प्रेड डिसाइड हो जाएगा। बट अब इशू ये है कि ओवर द टेन्योर इशूअर की क्रेडिट क्वालिटी, दैट इज क्रेडिट रिस्क, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। इशूअर की इंस्ट्रूमेंट्स के लिक्विडिटी स्टेटस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो यहां पर इन्वेस्टर, कूपन तो स्टार्ट में डिसाइड हो चुका है लेकिन इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ओवर द पीरियड चेंज भी हो सकती है। तो ये सब किस तरीके से फ्लोटर्स के या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के वैल्यूएशन को इंपैक्ट करेगा, लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, हम या सबसे बेसिक हम क्रेडिट लिंक नोट्स या फिर हम PI के और या फिर हम टिप्स की बात नहीं कर रहे। टिप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहां हमने नॉर्मल फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट के वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, जहां पर कूपन रेट इज इक्वल्स टू market reference rate which will be reset periodically depending on the frequency of interest payment and plus constant credit spread and constant credit spread ये एक बार जब डिसाइड होगा, वो कब डिसाइड होगा? बॉन्ड के इशू होते वक्त। तो उस वक्त जो इशूअर का क्रेडिट रिस्क का स्टेटस होगा, क्रेडिट क्वालिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होके कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टेन्योर। द इंटेंशन इज टू बोथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट। अब ये मार्केट रेफरेंस रेट का बेनिफिट क्या होगा? द इंटेंशन इज टू बोथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट बोरोअर बेस रेट, बिकॉज बोरोअर की जो बेस रेट है उसकी कॉस्टिंग मार्केट के डिस्काउंट रेट, मार्केट के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। एंड ऑफर इन्वेस्टर्स, ये तो हो गया बोरोअर यानी कि इशूअर, एंड इन्वेस्टर ऑफर एन इन्वेस्टर और लेंडर लेस प्राइस रिस्क, बिकॉज अगर उसकी इनकम मार्केट के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होगी तो वैल्यूएशन में भी इंपैक्ट कम होगा। हमने फिक्स रेट के बॉन्ड्स में देखा है कि हमने अगर एक बार बॉन्ड खरीदा और मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी डिजायर्ड यील्ड इंक्रीज होगी, फिक्स रेट बॉन्ड की वैल्यूएशन गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि सेम कूपन पे हमें एक हायर एक्सपेक्टेशन डिस्काउंटिंग के लिए यूज करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। बट अगर यहां पर बिकॉज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट आपका डिजायर्ड यील्ड इंक्रीज होता है, तो यहां कूपन भी इंक्रीज हो गया। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हमारी इक्वेशन का वैल्यूएशन की इक्वेशन का पार्ट है, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहा है, तो उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, उतनी अनसर्टेनिटी, उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी प्राइस में। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि एक तो इशूअर को क्या बेनिफिट है? इशूअर को एक तरीके से मार्केट के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उनकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन हो जाएगी, और इन्वेस्टर को यह बेनिफिट हो गया कि भाई उसका जो बॉन्ड का वैल्यूएशन है, जो चेंजेस हो रहा है, फिक्स रेट के केस में मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड का वैल्यूएशन गिर रहा है, मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड का वैल्यूएशन इंक्रीज हो रहा है, ये जो अनसर्टेनिटी है ये रिड्यूस हो जाएगी। बिकॉज इन केस ऑफ फ्लोटर आपका कूपन भी इंक्रीज हो रहा है विच इज पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, एंड आपका डिजायर्ड यील्ड भी इंक्रीज हो रहा है विच इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर इन केस मार्केट रेट इज इंक्रीजिंग, एंड वाइस वर्सा। सो एक बेनिफिट हो गया, प्राइस रिस्क कहीं जाके थोड़ा रिड्यूस हो गई है। प्राइस रिस्क विच इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क इज डिक्रीजिंग। हम आगे इंटरेस्ट रेट रिस्क के कंपोनेंट्स देखेंगे। प्राइस रिस्क जो थी बॉन्ड के प्राइसेस की, वो रिड्यूस हो गई, अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगी। इन प्रिंसिपल द फ्लोटर हैज अ स्टेबल प्राइस इवन इन केस ऑफ पीरियड ऑफ वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट, बिकॉज कैश फ्लो एडजस्ट विद द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। जैसा मैंने बोला, हमारे बॉन्ड का इक्वेशन था पीएमटी अपॉन 1 प्लस आर पावर 1 प्लस पीएमटी अपॉन 1 प्लस आर पावर 2 प्लस सो ऑन एंटिल पीएमटी प्लस एफवी अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर nth। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई तो पीएमटी भी इंक्रीज हो रहा है और आर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इवन मार्केट में कितना भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एमआरआर ऑटोमेटिकली कूपन को उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट। अब ये रेफरेंस रेट कब डिसाइड होगी? क्या ये भी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, कांस्टेंट मार्जिन था क्रेडिट स्प्रेड का, जो बॉन्ड के इशू करते हुए क्रेडिट क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग एक बार डिसाइड हुआ, वो फिक्स हो जाता है। वहां प्रॉब्लम है, वो हमारी प्राइसेस को फ्लक्चुएट करेगा, बिकॉज वो जैसे ही कांस्टेंट होगा, हमारा न्यूमरेटर का वो पार्ट, एक हिस्सा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो रेफरेंस रेट इज डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ the period, interest period, and the interest payment is made at the end of each period. So if it is a semi-annual bond, and if we say it is a calendar year which we are following, and 30th June and 31st December will be your interest payment, coupon payment date. So for 30th June, your reference rate will be decided on 1st January, and this 1st January reference rate will be used for payment of interest on 30th June. Then again on 30th June, new reference rate will be used as on that date for deciding the coupon rate for 31st of December. So reference rate हर interest payment period के beginning में decide होगी और interest period के end पे pay होगा. And that is why this payment structure is called as in arrears. Payment in arrears. Decide पहले हुआ and payment last में हुआ. थोड़ा सा यहां पर difference है हमारे fixed rate bond के साथ में. एक और जगह difference आया day count convention में. डे काउंट कन्वेंशन में हमने ये भी चीज डिस्कस की थी फिक्स रेट बॉन्ड से रिलेटेड, जहां पे हमने करंट यील्ड डिस्कस किया, सिंपल यील्ड डिस्कस किया। करंट यील्ड सिंपल कूपन डिवाइडेड बाय फ्लैट प्राइस था, ये एक साल का इंपैक्ट लेता है। सिंपल यील्ड हमारे कूपन प्लस स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिडम्पशन, जो पार वैल्यू पे रिडीम हो रहा है और इशू प्राइस अलग पे हम खरीद रहे हैं,
उसका जो अमोर्टाइजेशन है डिवाइडेड बाय फ्लैट प्राइस करके हमने एक ओवरऑल कैपिटल गेन लॉस प्लस योर कूपन इनकम ऑर्डिनरी इनकम का हमने न्यूमरेटर बनाया और डिनोमिनेटर में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड की फ्लैट प्राइस उसको अकॉर्डिंग हमने वहां पर सिंपल यील्ड कैलकुलेट किया। लेकिन जब हमने वाईटीएम का कैलकुलेशन किया जिसमें टाइम वैल्यू का कंसिडरेशन है, डीसीएफ मेथड का कंसिडरेशन, तो वहां हमने देखा कि स्ट्रीट कन्वेंशन जो रहती है जो हमेशा वैल्यूएशन में यूज होती है बाय डिफॉल्ट वहां 30/360 डेज का डे काउंट कन्वेंशन चलता है। और अगर आपने एक्चुअल अपॉन एक्चुअल कर दिया तो उसको हमने गवर्नमेंट बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड भी बोला। और उसमें भी हमने ध्यान रखा कि हम जब ये 30/360 डे कन्वेंशन कर रहे हैं या एक्चुअल बाय एक्चुअल कर रहे हैं, उस केस में हमने जो यील्ड निकाली वहां पर हमने हॉलीडेज का ध्यान नहीं दिया। हमने ये माना जो शेड्यूल पेमेंट डेट्स है उस दिन पेमेंट जरूर होगा, वेदर इट इज अ वीकेंड और अ हॉलीडे। बट अगर आप अपने पेमेंट को डेफर करते हैं बिकॉज ऑफ हॉलीडेज और वीकेंड्स, पुश करते हैं 1-2 दिन जो भी आपका हॉलीडे नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रू यील्ड। बट यहां पर इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, डे काउंट कन्वेंशन फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर फ्लोटर्स इज एक्चुअल अपॉन 360 और एक्चुअल अपॉन 365। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। वहां 30/360 था या फिर एक्चुअल बाय एक्चुअल था। यहां एक्चुअल है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 30/360 और 365। तो लेट्स मूव टू फर्दर पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा डिफरेंसेस है हमारे यहां पर। Now, what is quoted margin and what is discount or required margin? अब ये दो नए टर्म क्या है? तो कोटेड मार्जिन जो हमने बॉन्ड के इश्यू करते वक्त बिगिनिंग में हमने वो जो कांस्टेंट क्रेडिट स्प्रेड ऐड किया था बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी क्रेडिट क्वालिटी ऑफ योर बेंचमार्क जिससे हम मार्केट रेफरेंस रेट पिक कर रहे हैं एंड अवर इश्यूअर, उन दोनों के बीच में जो क्रेडिट का क्वालिटी का डिफरेंस है उस डिफरेंस को रिम्बर्स करने के लिए हमने जो कांस्टेंट मार्जिन ऐड किया था, क्रेडिट स्प्रेड ऐड किया था, दैट इज कॉल्ड एज कोटेड मार्जिन। व्हाट इज कोटेड मार्जिन? This is specified spread added or subtracted can be from MRR. The role of quoted margin is to compensate investor for what? Difference in the credit risk of issuer जिसका बॉन्ड है and the credit risk इंप्लाइड ऑफ द रेफरेंस रेट जिससे आप रेफरेंस रेट पिक कर रहे हो। क्योंकि हमारा कूपन था एमआरआर, मार्केट रेफरेंस रेट, सो वी आर यूजिंग सम रेफरेंस। तो उस रेफरेंस की जो क्रेडिट रिस्क होगी, उस इश्यूअर की जो क्रेडिट रिस्क होगी, हो सकता है वो हमारी क्रेडिट रिस्क के बराबर नहीं है, हमारी ज्यादा है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्रेडिट स्प्रेड ऐड करेंगे और अगर कम है तो हम माइनस कर देंगे, नेगेटिव होगा। What is required margin or discount margin? हम सिंबल यूज करेंगे DM इन इक्वेशन। इट इज द यील्ड स्प्रेड ओवर एंड अंडर द रेफरेंस रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट। ये डिपेंड करेगा मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स पे, कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट जो डिजायर्ड यील्ड है वो उस बेंचमार्क से कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। और ये मेजरली डिफरेंस क्यों होगा? स्टार्ट में तो ऑफकोर्स आपने क्रेडिट स्प्रेड इसीलिए ऐड किया, जितना किया उतना ही आपका डिजायर्ड यील्ड में भी एडिशनल यील्ड रहेगा, रिक्वायर्ड यील्ड रहेगा एमआरआर से। एट स्टार्ट जब इशू करते हैं बॉन्ड तो आपका कूपन रेट विल बी इक्वल्स टू एमआरआर प्लस कांस्टेंट मार्जिन। और वो क्यों डिसाइड किया? क्योंकि आपके क्रेडिट रिस्क कम या ज्यादा थी, तो आपका जो डिस्काउंटिंग रेट भी है वो भी तो मार्केट रेट प्लस द सेम क्रेडिट स्प्रेड हो जाएगा। एट स्टार्ट योर डिस्काउंट मार्जिन एंड कोटेड मार्जिन विल बी सेम एट द इशू ऑफ द बॉन्ड। बट ओवर अ पीरियड अगर आपकी क्रेडिट क्वालिटी, आपके इश्यूअर की क्रेडिट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, तो उस केस में क्रेडिट रिस्क इंक्रीज होगा, तो आपका जो डिजायर्ड यील्ड होगा बाय फॉर होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये डिस्काउंट मार्जिन उसी को हैंडल करेगा। व्हाट इज इट? इट इज द क्रेडिट स्प्रेड एडिशनल ओवर और अंडर, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है क्रेडिट क्वालिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। द रेफरेंस रेट ओवर द अंडर और अंडर द रेफरेंस रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट। इफ द FRN इज इशूड एट पार, अगर स्टार्ट में हमने इशू पार पे किया है, पार पे, हाँ ये कंडीशन और हो गई, अगर FRN हमने पार पे इशू करना है या पार पे किया है तो यही मानेंगे कि हमारा कोटेड और डिस्काउंट मार्जिन दोनों सेम है। सो न्यूमरेटर में भी PMT इज डिसाइडेड विथ MRR प्लस
कोटेड मार्जिन, और नीचे जो हमारी डिजायर्ड यील्ड डिस्काउंटिंग के लिए है वो भी हमारी एमआरआर प्लस डिस्काउंट मार्जिन, जो दोनों सेम हो जाएगी। तो 100 अपॉन 1.10, 100 अपॉन 1.10, और लास्ट में 1000 भी है तो वो भी 1.10 पावर n होगा। तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड, अगर 1000 का फेस वैल्यू 10 का कूपन है और 10 से डिस्काउंट करोगे, बॉन्ड पार पे आ जाएगा। यहां पर if bond is issued at par, it means that quoted margin and discount margin are both are same at start, but over a period your quoted margin will remain constant, but your discount margin will increase or decrease depending on the increase or decrease in the credit risk of the issuer. At the reset date, every reset date जो कि start होगा IP date का, interest payment period का, any change in MRR is included in the interest payment for the next period. हमें समझ में भी आया, periodically reset. चेंजेस इन द रिक्वायर्ड रेट, चेंजेस इन द रिक्वायर्ड मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज आपके इश्यूअर का या तो क्रेडिट क्वालिटी चेंज हो रहा है, या लिक्विडिटी चेंज हो रहा है बॉन्ड का, या टैक्स स्टेटस में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या टैक्स स्टेटस में कोई चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हमने जब वाईटीएम को भी ब्रेक किया तो हमने यही कहा था कि कुछ तो हमारा बेंचमार्क बेस रेट है और उसके साथ में हमने हमारे कुछ स्प्रेड जोड़ रखे हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारे क्वालिटी, लिक्विडिटी, क्रेडिट रिस्क और टैक्स स्टेटस के लिए जोड़ते हैं, और उसमें जब भी चेंज आएगा स्प्रेड में भी चेंज आएगा। तो लेट्स गो फॉर द वैल्यूएशन। हाँ, इन बिटवीन द कूपन डेट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट वैल्यूएशन, सो वी आर गोइंग फॉर वैल्यूएशन एज ऑन द कूपन डेट, बिकॉज इन बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव कूपन डेट जैसे जैसे एक्रूड इंटरेस्ट एड ऑन होगा वैसे वैसे बॉन्ड की फुल प्राइस इंक्रीज होगी, बट वंस पेमेंट इज डन तो वो वापस से अपने पार की तरफ पुल टू पार हो जाएगा, अगर कोटेड मार्जिन और डिस्काउंट मार्जिन सेम है। तो जैसे कूपन पेमेंट डेट, फर्स्ट कूपन पेमेंट डेट पे बॉन्ड अगर पार पे है, तो जैसे जैसे बॉन्ड आगे बढ़ेगा अपने टाइम पे, टेन्योर पे, वैसे वैसे बॉन्ड में एक्रूड इंटरेस्ट ऐड होगा, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, फुल प्राइस बढ़ेगी। बट जैसे ही नेक्स्ट कूपन पेमेंट डेट आएगा और कूपन पे होगा, बॉन्ड वापस नीचे आ जाएगा, भाई इट विल बी रिड्यूस विद दैट एक्रूड इंटरेस्ट जो उसके अंदर एड ऑन हुआ था फुल प्राइस में, वो वापस फ्लैट प्राइस पे ट्रेड होना शुरू होगा। नाउ ये फ्लैट प्राइस ऑन बोथ द इंटरेस्ट पेमेंट डेट, ये इक्वल टू पार होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा रिलेशनशिप बिटवीन योर कोटेड मार्जिन एंड डिस्काउंट मार्जिन। कोटेड मार्जिन तो कांस्टेंट है, डिस्काउंट मार्जिन उससे ज्यादा हो गया, डिस्काउंट मार्जिन उसके बराबर है, डिस्काउंट मार्जिन उससे कम है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेट्स गो फॉर सम वैल्यूएशन फर्स्ट एंड वापस फिर इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम एक बॉन्ड का वैल्यूएशन करते हैं, हमारी इस इक्वेशन को भी हम उसके बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स मेक ए इलस्ट्रेशन। तो हमारा बॉन्ड है, इलस्ट्रेशन फ्लोटिंग रेट नोट्स, फ्लोटर्स की बात कर रहे हैं, और डेट की बात करें, इट्स अ बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर 2। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, एक आपको डिस्काउंट मार्जिन दे के आपको वैल्यूएशन करवाएगा, और सेकेंड केस आपको बोलेगा कि वैल्यू ये है, प्राइस ये है, आप इसमें कितना डिस्काउंट मार्जिन इन्वेस्टर ने एडजस्ट किया है वो आइडेंटिफाई करिए। एंड ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बनते हैं। पर बॉन्ड क्या हर रीसेट डेट पे पार पे आ जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक ही केस में होगा जब डिस्काउंट मार्जिन और कोटेड मार्जिन सेम है। क्या बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क ही नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड का फ्लोटर्स है, 10 ईयर 20 ईयर, ऑलमोस्ट उसमें भी उतनी ही रिस्क होगी जितनी कि हमारे फिक्स रेट बॉन्ड्स में है। ऑफकोर्स थोड़ी कम होगी, बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जितना होगा उतना ही हमारा बॉन्ड में रिस्क तो इंक्रीज होगा ही होगा। प्राइस रिस्क का इंपैक्ट कम हुआ, री इन्वेस्टमेंट रिस्क अभी भी है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अभी तक हमने रिस्क एनालिसिस देखा नहीं है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो रिस्क तो रहती है, फ्लोटर्स हैं तो रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, कूपन पेमेंट डेट पे अभी फुल टू पार होगा या नहीं होगा वो वापस देखते हैं। लेट्स से बॉन्ड वाज इशूड 3 इयर्स बैक, अभी 2 साल ही बाकी है, तो हमारे लिए तो एन हो गया 2। पीरियोडिसिटी इज क्वार्टरली, पीरियोडिसिटी इज क्वार्टरली। सो हमारा जो भी रेट होगा वो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड टोटल एन विल बिकम, एंड टेन्योर इज टर्म टू मैच्योरिटी इज 2 years. So this become, so our n become 8, 8 बार कूपन मिलेंगे। Now कूपन is
MRR प्लस 200 बेसिस पॉइंट। ये स्टार्ट से ही डिसाइडेड है, 3 इयर्स हो गए, इंटरेस्ट पे हो ही रहा है हमें। नेक्स्ट, MRR ऑफ कोर्स क्वेश्चन को देना पड़ेगा। MRR फॉर नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम मार्केट, बिकॉज ये इंटरेस्ट पेमेंट के बिगिनिंग में डिसाइड होगी, यानी T0 पे ही पता होगी कि नेक्स्ट क्वार्टर एंड पे, दिस फर्स्ट क्वार्टर एंड पे कितना हमारे को इंटरेस्ट पे करना है। तो MRR इज इक्वल्स टू लेट्स से 4%। कूपन मिल गए हमें, व्हाट विल बी द कूपन अमाउंट? कूपन अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 1000 multiplied by 4 plus 2% multiplied by 1 by 4 gives you 1000 is face value multiplied by 6% divided by 4. So every time we are going to get a coupon of 15. Of course, this will change on next IP date also. Because जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होंगे, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट्स, वहां पर क्या होगा, नेक्स्ट आईपी के लिए फिर से हमारा रीसेट की जाएगी। बट एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास सिर्फ फर्स्ट कूपन, जो यहां से पहला कूपन मिलने वाला है, उसका एमआरआर अवेलेबल है। तो यहां एक अजम्पशन लेंगे वैल्यूएशन करते वक्त कि नेक्स्ट टिल एंड ऑफ टिल मैच्योरिटी यही एमआरआर होगा, और अगर होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वली एडजस्ट होगा, विच विल हैव अ वेरी मिनिमम इफेक्ट। नेक्स्ट, तो हमारे पास में पीएमटी अवेलेबल हो गया, हमारे पास में एफवी अवेलेबल हो गया, हमारे पास में एन अवेलेबल है। अब हमारे को या तो दो में से कोई एक चीज चाहिए, या ईल्ड मिल जाए तो हम वैल्यूएशन कर देंगे, और वैल्यू मिल जाए तो हम ईल्ड निकाल सकते हैं। तो लेट्स से द डिस्काउंट मार्जिन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द इशूअर, नाउ इन्वेस्टर इज आस्किंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ, डिस्काउंट मार्जिन ऑफ, this part is called as quoted margin. Additional discount margin, what investor is asking is that he wants, because of changes in the quality, he wants, let's say 150 basis point. In this case, I have reduced the basis point. This is less than 200. It means investor credit quality improvised. But if investor's credit quality decreases, the expectation of investor will increase. So that will become more than 200 basis point. What will happen to this bond? Whether this bond will trade at par or premium or discount. This bond should trade at premium. Why? Because coupon will be more and the discounting yield will be, desired yield will be less. So automatically bond will trade at premium to par, not at par, because both quoted margin and discount margin are not same. Let's see the valuation. So we have a time series here, T0, T1, T7 and T8. This is a quarterly series. We have to value here. We have 15 plus 1000. What we should be doing? So PV is equals to 15 upon 1, how much discounting rate? MRR is 4%. So total discounting rate will be equals to 4 plus 1.5%, that is equals to 5.5%. 1.055, not 1.055. We have to reduce that also. So discounting rate equals to 4% MRR plus your discount margin 1.5%, whole multiplied by 1 by 4. Because of periodicity it will also change. So it is 5.5 divided by 4 gives you 1.375%. So this will be 1.01375 plus 15 upon 1.01375 power 8
plus 1000 upon 1.01375 power 8. Let's see what is the value. So we have 1.375 as our discounting rate IY. PV we have to calculate. 1000 is the future value, 15 is the PMT, 8 is number of years. So let's see what is the present value. So present value is equals to negative, or we'll ignore the negative sign. So it is 1009.41. So it means the bond is trading at IY is equals to 1.375, PMT is 15, FV is 1000, and N is your 8. We got price of bond flat and full price because we have done valuation on the coupon payment date. So price is 1009.41. It is trading at premium. So now with this calculation, we have used certain assumptions. Number one, we are doing this valuation only on reset date, interest payment date. So the flat price and full price are same. Number one. Number two, we have assumed that we have used day count convention of 30 by 360. In floater, it is actual by 360 or actual by 365. But here we have used 30 by 360 because we have used what we have used. We have used rounded number, power 1, power 8, power 8. If we use actual days by 360 or actual days by 365, it will never be a whole number. It will come in some decimals. We have used, it's a simplified version of actual valuation. In case of actual valuation, it will be actual upon 360 or actual upon 365 day count convention will be used. Here, we have used only 30 by 360 day count convention, number one. Number two, what other assumption we have done? That is, we are doing it on interest payment date. Number three, what assumption we have used? Let's see what assumptions we have used. Number three is, it is calculated on rate reset date. That's what I'm saying. So it is flat price is equals to full price. Rather than actual by 365, we are using 30 by 360 because that is why the power is in the discounting. Power is coming as a rounded number. And one more assumption. We have assumed that same MRR will be there for all coupon payment dates of all 8 periods for all cash flows, which is not true. MRR will change at every interest payment date, every reset date. So, but with the limited information, this is the maximum best possible thing which we can do. So here we are having one more assumption that MRR is used, same MRR is used in all the cash flows and discounting rate. Ultimately, what we have concluded? Ultimately, we have concluded that if your discount margin is less than quoted margin, which is there in this illustration, the bond is trading at premium, 9 rupees premium. If both are same, the bond would have traded at par, and if it is greater, then bond will be trading at discount. So what equation we have used? It is MRR 4% plus quoted margin 2% upon your frequency 4 multiplied by 1000. That becomes your PMT, 15 rupees. Again, MRR 4%, discount margin 1.5%, and your frequency 4. So 1.1375 what discounting rate we have used. So ultimately, the equation is PV equals to MRR plus quoted margin upon M whole multiplied by face value gives you PMT upon 1 plus again MRR plus discount margin upon M. This will give you the discounting factor power N, power T, whatever is your discounting period. And this becomes your ultimate equation of valuation of floating rate instrument. But this is a simplified version with certain assumption. Same MRR, 30 by 360 day convention, and as on the discount rate, as on the reset and IP date. Between two consecutive, the price will go up because full price will go up because of accrued interest effect. So between coupon date, the flat price will be at premium or discount to the par value if MRR goes respectively up, down, or up. If it goes down, the price will go up, and if MRR goes up, price will go down. However, one more thing, because of accrued interest also the price will move, and second, day to day MRR will also change.
that will also affect your valuation of bond, because on day-to-day basis we are not changing the MRR. So only MRR is changed or the coupon is changed only on the reset date. So because of these two reasons, your full and flat price both will change between the two coupon date, which we are not doing. However, if the required margin continues to be same, if it continues to be same from start as the quoted margin, if both are same, numerator and denominator, the flat price is pulled to par as the next reset date near us. Let's see, let's do the calculation in our case also. Let's say this is the case 1. Let's go for case 2. If the discount margin is also 2%, so your discounting rate will become 4 plus 2%, MRR plus your discount margin equals to 6%. So it will be, EV will be equals to 15 upon 1 plus 0.1015. 1.5 because of periodicity 4, the discounting rate will be 1.58. Discounting rate will be multiplied by 1 by 4 periodicity. It is 1.5%. Again 15, last 15, 1 plus 1.015 power 8 plus 1000 will give you 1.015 power 8 will give you present value equals to 1000. Case 3, in case your discount margin increases because of the decrease in credit quality to 3%, your discounting rate, quarterly discounting rate will become 4 plus 3 multiplied by 1 by 4 gives you 1.75%. Now in this case, your PV will be equals to 1.0175 power 1 till 15 upon 1.0175 power 8 plus 1000 divided by 1.0175 power 8. So this is going to give you, what is the value? 1.75, 15, 1000, 8 and last PV. So PV will be equals to 981.487. We can conclude the relationship that if bond is redeeming at par, in case of fixed rate bond, we were having if bond is redeeming at par, if coupon rate is more than YTM, bond will trade at premium, coupon rate equals to YTM, bond will trade at par, and coupon rate is less than YTM, bond will trade at discount. In this case, in both the cases, both the places, numerator and denominator, MRR is constant. So it's the difference between quoted margin and the discount margin. Quoted margin is numerator and is coming in numerator, and discount margin is coming in denominator. So if quoted margin is more than your discount margin, first case, bond will trade at premium. If both are equal, bond will trade at par. And if quoted margin is less than discount margin, bond will trade at discount. Third case, what question can say? Question will give the bond is trading at 975 rupees. Face value is 1000. Frequency, periodicity is semi-annual. Term to maturity is 5. N will be equals to 10. And your quoted margin, which is fixed at the start of the at the issue of the bond, quoted margin is, let's say, 250 basis point. Coupon is MRR plus quoted margin, and MRR on valuation date is equals to negative 0.5%. Let's assume. What will happen to the discount margin? Now question says, what is the discount margin is used in this price? So we have, first of all, this is semi-annual bond. So what is the coupon amount? Coupon amount will be equals to negative 0.5% plus
2.5% full multiplied by 1 by 2 periodicity. So 2% over 1, it is 1%. So coupon amount is multiplied by whole multiplied by 1000 rupees is equals to 10 rupees. 2% divided by 2, 1% of 1000 is 10 rupees. So we got PMT equals to, so first of all, let's go for series T0, T1 till T9 and T10. PV is the 975. This is a 10, 10, 10 plus 1000. And we want to find out what is the discounting rate. We have PV equals to negative 975, PMT equals to 10, FV equals to 1000. Of course, bond is trading at discount. So discount margin or required margin will be greater than quoted margin. So discounting rate will be higher than the coupon rate. So discount margin is greater than quoted margin. We have this, and last N is equals to 10. Let's calculate IY. This is equals to 975 negative PV 10, 1000, 10, both are 10 or what? 10. We got IY equals to 1.2678. This is not the required margin. So annualized rate is equals to 1.2678 multiplied by 2. Semi-annual periodicity will be multiplied, gives you 2.5355, and discount rate is equals to, annual discount rate is equals to MRR plus discount margin. So 2.5355 is equals to MRR negative, I think, negative 0.5% plus discount margin. So discount margin is equals to your 3.0355%, which is equals to 303.55 basis point. Or 303, approximately 304 basis point, which is greater than your quoted margin of how much? 250 basis point. That is why bond is trading at discount to face value. So hopefully everyone understood this. So let's close for this. Thank you so much.